डियर फ्रेंड्स, करंट में आपका स्वागत है। मैं थोड़ा जल्दी बना करके करंट का लगातार डाल रहा हूँ ताकि आपको न्यूज़पेपर से मैं अप टू डेट कर सकूँ, और मैं किसी भी दिन का छोड़ना नहीं चाह रहा। तो दो तीन न्यूज़पेपर को एक साथ मैंने एक जो उसमें इम्पोर्टेंट लाइन है सबको साथ मिला करके तैयार किया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल बेशक अच्छे से तैयारी करेंगे और वन बाय वन हर पॉइंट को याद करते चलेंगे, क्योंकि ये और दूसरी बात मैं आपको एक लाइन और बता रहा हूँ कि जब भी हम कोई एक घटना सुनते हैं तो उस घटना के रेस्पेक्ट में और भी बातों को हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उस सब को भी याद रखने की कोशिश करें ताकि वो हमारे मेमोरी में बना रहे। वो सब भी जीके जीएस का ही पार्ट होता चला जाता है। अब जैसे देखिए, मैंने अभी आपको मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ और उसमें मैं आपको और कुछ रिलेटेड बहुत सारी बातें रिलीवेंट जो है वो आपको सब बताता जाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन सब को समझते जाएंगे, जिससे कि वो भी आपकी वो पार्ट भी आपकी एक जानकारी में हो, ज्ञान में हो, प्लस इम्पॉर्टेंट तो जीके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से है ही है। एसएससी, रेलवे, बैंक, फिर आप कहेंगे बैंक में भी करंट का बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो बैंक को भी आप किनारे नहीं सोच सकते हैं। उसके अलावा सीडीएस, एनडीएस, सीएपीएफ और आईएएस और पीसीएस ये सब तो है ही हैं। तो ये सब जो है मेन एग्ज़ाम्स हैं जो हमारे देश में होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते रहते हैं। तो आपको जब जीके जीएस तैयार कर रहे हैं तो कंप्लीट जीके जीएस तैयार करना है। खैर, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मैं आपसे एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताइए, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, और बोलिए कि वो चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि आपके प्रयास से मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मेरा प्रयास और तेज होता जाएगा। तो आप ये निश्चिंत रह सकते हैं और कह सकते हैं किसी से भी कि भाई जीके जीएस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैत्रा क्लासेस फॉर जीएस सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि मैं आपकी तैयारी कंप्लीट करवाऊँगा ही, चाहे वो 4 महीना 6 महीना जो लगे वक्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 9 पार्ट 9th पार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग और इसके 10वें 11वें पार्ट इस सब में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मेरा ये सितंबर के महीने का ख़त्म होगा और जो थोड़ी बहुत अक्टूबर के महीने का स्टार्टिंग का वो, तो मैं उसको सितंबर का पार्ट 1 पार्ट 2 बंद करूँगा और फिर अक्टूबर पार्ट 1 पार्ट 2 स्टार्ट करूँगा। तो ये अप टू डेट करने की कोशिश है ताकि आप सभी को समझ सकें और सबके साथ रिलीवेंट जानकारी के साथ जुड़े रहें और घटनाओं को समझ सकें। तो देखिए, चलिए, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का आप तो जानते ही हैं जन्म दिवस है, और अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, और बल्कि विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, और ये सब भी आप जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद उनके पिता का नाम क्या था, तो ये सब भी आप जानते होंगे। इसलिए मैं उस सब पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। ये आप देखिए, आप सीधा मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस है। तो एक बात आप तो जान गए कि लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस है। तो
ये आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी कि वो महात्मा गांधी का भी है और लाल बहादुर शास्त्री का भी है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, ये तो आप जानते ही हैं, राजघाट, ठीक है, ये दिल्ली में है। और लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को क्या कहते हैं, इसका नाम है किसान घाट। ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंत्योदय गांधी जी की विचारधारा थी, जिसका अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करना। अंतिम व्यक्ति माने समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति, तो उसके उत्थान के लिए काम करना। तो ये है अंत्योदय का लक्ष्य। जबकि शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। और ये आप गांधी जी का तो जानते ही होंगे, आधुनिक भारत में भी पढ़े होंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। और उन्होंने कहा, स्लोगन दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आप तो जानते ही होंगे। उसके अलावा गांधी जी का प्रिय भजन है, एक प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ठीक है, ये सुने ही होंगे आप। और ये अक्सर, हाँ, महात्मा गांधी के जन्म दिवस, ये जब भी गांधी जयंती होती है तो ये अक्सर हाँ बजाया जाता है, और राजघाट वगैरह पे भी ये बजता रहता है। तो ये आखिर में ये किसने लिखा था, तो ये आपको याद रखिए, गुजराती कवि थे नरसिंह मेहता, उन्होंने लिखा था। अब इसके साथ नया क्या हुआ है, तो इसे कश्मीरी भाषा में भी इस वर्ष जारी किया गया है। ये ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि अब इसे कश्मीरी भाषा में भी जारी किया गया है। तो इसके आगे बढ़ते हम लोग। फिर देखिए सेवाग्राम, ये सेवाग्राम ये कहाँ है, ये गांधी जी के लिए फेमस था सेवाग्राम गांधी जी का। और ये सेवाग्राम कहाँ है, तो ये वर्धा महाराष्ट्र में है, ठीक है। उन्होंने राम राज्य की स्थापना का स्वप्न देखा था। अच्छा, ये सब तो बात आप समझ ही गए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, और उस समय नाथूराम गोडसे थे जिन्होंने उसमें योगदान दिया, मैंने भाग लिया था उसमें। और आप कहेंगे कि ये वो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। जबकि शास्त्री जी का 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ताशकंद कहाँ है, ताशकंद है पूर्व यूएसएसआर, यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये पूर्व सोवियत संघ में वो उनका मृत्यु हुई थी। तो वो 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में वो मृत पाए गए थे, ठीक है। वो अपने होटल के कमरे में ही मृत पाए गए थे, ठीक है। उसके बाद तब ये, अब जब यहाँ तक जब आप जान जाते हैं तो फिर सवाल उठता है कि ताशकंद समझौता ये सब कब हुआ है। तो ताशकंद समझौता ये जो है आपका, ये 10 जनवरी 1966 को ये हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खां, और हमारे माने भारत के प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक। और 11 जनवरी को वो उनका शास्त्री जी का निधन हो गया। और ये अब सवाल उठता है कि ये ताशकंद कहाँ है। एट प्रेजेंट ये उज़्बेकिस्तान में है। तो ये सारी बातों को आप अपने दिमाग में रखिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तथा कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। एक दूसरा, ये रक्षा खरीद में ऑफसेट प्रावधान, ये ऑफसेट प्रोविज़न जो है ये रक्षा खरीद में ये आजकल बहुत फेमस हो रहा है। और ये क्या है प्रोविज़न, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी है। खासकर राफेल का जब से समझौता हुआ और राफेल को जो हमने परचेज़ किया है तो उसमें ऑफसेट प्रोविज़न भी है। और आपको मैं क्या बोलूँगा, अभी हाल ही में
ये ऑडिटर एंड कंट्रोलर कैग ने ये बताया था कि किस किस में मैंने क्या क्या, वो कैग का काम है कि वो सभी तरह के खातों की जांच करता है। तो उसने बताया था कि अभी ऑफसेट वाले प्रावधान ये सब पूरे नहीं हुए हैं राफेल की खरीद में। तो इसमें क्या है ये ऑफसेट प्रावधान? तो ऑफसेट प्रावधान के तहत विदेशी हथियार विक्रेता को, माने जैसे हमने खरीदा है तो विदेशी हथियार विक्रेता जैसे दसॉल्ट है फ्रांस की, को क्या है, हथियारों की कुल कीमत के 30% कल पुर्जों की खरीद भारत में करनी होगी। ये आप पहली बात देखिए कि 30% कल पुर्जों की खरीद भारत में करनी होगी, और यदि यह संभव नहीं है तो उसे 30% राशि एफडीआई के जरिए निवेश करना होगा या तकनीकी हस्तांतरण करनी होगी, माने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य आखिर क्या है? तो इस प्रावधान का उद्देश्य देश के रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना है। चलिए ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे ऑफसेट प्रोविजन क्या है या ऑफसेट प्रावधान क्या है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैभव जो है क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन, जो गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को आयोजित किया गया था, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये किया था। तो ये आपको कभी वैभव पूछता है तो आपको याद रखना चाहिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन था। ओके, अच्छा, हाल ही में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में ये एक माने हाथरस जिला में एक गांव है जिसको लेकर के बहुत धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है। वहाँ पे एक दलित पुत्री की, यानी कि आप कह सकते हैं भारत की बेटी की अभी हाल फिलहाल में ही हत्या हो गई थी, और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हुई थी। तो ये हुई थी कि नहीं हुई थी इन सब में मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जो बताना चाह रहा हूँ कि ये चर्चित रहा कौन सा गांव था। तो ये आप जानिए हाथरस जिले का बूलगढ़ी गांव है। यहाँ दलित लड़की की हत्या का कारण चर्चित रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि और भी बातें हैं जो आपको जानने के लिए है आज के वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं सौर मिसाइल का सफल परीक्षण। देखिए मिसाइल में बहुत सारा है, तो आपको जैसे ब्रह्मोस है, अग्नि है, तो ये सब तो आप जानते ही होंगे, सुने ही होंगे। लेकिन सौर मिसाइल, इसका भी अभी सफल परीक्षण किया गया है। ये सतह से सतह तक मार करती है। पहले तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। एग्जाम में पूछता है कौन सा मिसाइल सरफेस टू एयर है, कौन सा एयर टू एयर है, कौन सा सरफेस टू एयर है, और कौन सा वाटर टू एयर है, माने नेवी के लिए है, कौन सा एंटी टैंक है। तो इस सब तरह के बातें चूँकि पूछी जाती है, इसलिए हमें याद रखना है कि सरफेस टू सरफेस है, माने ज़मीन से ज़मीन पे मार करेगा। ठीक है। दूसरी बात कि ये परमाणु हथियार को लेकर चलने में सक्षम है। ठीक है, तो ये 2 बातें हो गई, एक तो सरफेस टू सरफेस है, दूसरा परमाणु हथियार को लेकर चलने में सक्षम है। इस मिसाइल का नाम है शौर्य, और इसका सफल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये तो आप जानते ही हैं, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला है। ये उड़ीसा में है और मिसाइल टेस्ट रेंज है। तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में एकीकृत परीक्षण रेंज से एकीकृत परीक्षण रेंज को ही हम लोग कहते हैं ITR, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसका परीक्षण किया गया। इसका रेंज ये 700 से 1000 किलोमीटर है, यानी कि ये 700 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये हाइपरसोनिक है। अभी हाइपरसोनिक की बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी की है, 1-2 वीडियो पहले, कि हाइपरसोनिक में ये ध्वनि की गति से तेज चल रहा होता है, और अभी
हाल फिलहाल में ही हाइपरसोनिक इंजन का भी हमारे देश में विकास किया गया है, जिसकी रफ्तार करीब करीब 2000 किलोमीटर, ये नहीं 2000 मीटर, सॉरी किलोमीटर मैं बोल दिया, तो 2000 मीटर, यानी कि आप कहेंगे कि पर सेकंड होती है, पर मिनट। और ये जो है आपको ध्वनि की चाल क्या है, तो ये मैंने ध्वनि की चाल सामान्यतः 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो इससे 6 गुना तेज चल रही होती है, इसलिए उसको हाइपरसोनिक नाम दिया गया है। और ये 200 से 1000 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम भी है। ये सब सौर मिसाइल की खासियत थी। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। वायुसेना का गठन, हमारे देश में वायुसेना का गठन कब हुआ? 1932 में, 1932 में हुआ था उस समय। और कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। इसलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, जो अभी आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इन सारी बातों के साथ मैं अपना ये वीडियो आज का भी समाप्त कर रहा हूँ। फिर मैं अभी एक नए वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए ओके, बाय।